हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का सेकंड नंबर चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का ही थर्ड नंबर चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर इन्वायरमेंट और दूसरा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। इन दोनों चैप्टर को हम लोग दो सेशन में कवर किया। पहला सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व किए। चलिए तो आज का जो चैप्टर है वो है आज का जो चैप्टर है वो है आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ, इसके नाम से आप क्या समझ रहे हो? यानी कि हमारा अर्थ है, मेरी धरती माँ है और उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसके सरफेस पे कुछ बदलाव आ रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के कारण या इस बदलाव के पीछे कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले हम लोग उस फोर्स के बारे में डिस्कस, फिर बाद में उस फोर्स का क्या परिणाम आता है अर्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेज आते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट के कारण, चेंज के कारण कौन सा या चेंज के पीछे कौन सा फोर्स इन्वॉल्व। तो उस चेंज के पीछे 2 फोर्स इन्वॉल्व है, एक है इंडोजेनिक, दूसरा है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक 2 वर्ड से बना है, एक है इंडो जिसका मतलब होता है इंटीरियर, और जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन। यानी कि वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से ऑरिजिनेट हुआ है, जो फोर्स अर्थ के अंदर से ऑरिजिनेट हुआ है उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और ये इंडोजेनिक फोर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो फोर्स बहुत अचानक आता है, सडन आता है, और एक फोर्स जो धीरे धीरे कंटिन्यूसली लगता है ओवर अ जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। जो धीरे धीरे लगता है, बहुत टाइम तक लगता है फोर्स, उस फोर्स के कारण अर्थ पे फोल्डिंग और फोल्टिंग होता है। यानी कि उससे ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन बनते, रिफ्ट वैली बनते हैं। और जो सडन होता है उससे अर्थक्वेक आता है, उससे वोल्केनिज्म आता है और उससे लैंडस्लाइड आता है। ठीक, सडन फोर्स और डिस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन फोर्स जो अचानक आया और तेजी से आया, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। डिस्ट्रॉफिक फोर्स जो एक स्लो फोर्स है लेकिन ये कंटिन्यूअस फोर्स। ठीक, इसके कारण फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है, जो माउंटेन बिल्डिंग में क्या है, रिस्पॉन्सिबल। और जो नेक्स्ट फोर्स है वो है एक्सोजेनिक या एक्सोजेनिक। ये जो एक्सोजेनिक फोर्स है ये भी 2 वर्ड से बना है। एक्सो का मतलब होता है एक्सटीरियर और जेनिक का मतलब आप समझ गए हैं अब, ऑरिजिन। यानी कि जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के बाहर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर या जो हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डोमेन्स के कारण, वो डिफरेंट डोमेन्स के कारण जो फोर्स ऑरिजिनेट हो रहा है या अर्थ के सरफेस के बाहर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। और इस फोर्स में कौन कौन से एजेंट हैं, जैसे कि रिवर है, यहाँ पे क्या है, रिवर में एनर्जी है क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। और जब वाटर फ्लो कर रहा है तो अपने साथ जो भी आसपास क्या होगा, मिट्टी होगा, पेड़ पौधे होंगे,
स्टोन्स होंगे, रॉक्स होंगे, उसको क्या करेगी, इरोड करके ले जाएगी। विंड है, अगर मान लो कि एक रॉक्स है और ये रॉक दो टाइप के मटेरियल से बना है, एक हार्ड रॉक और दूसरा सॉफ्ट रॉक। जब तेज हवा चलेगी तो ये विंड सॉफ्ट रॉक्स को क्या करेगी, इरोड करके ले जाएगी। दूसरा है सी वेव्स। सी वेव्स समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो कोस्टल एरिया को, कोस्टल रीजन को मॉडिफाई करती हैं। और दूसरा है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, तो फ्रोजन रिवर जो स्लोली स्लोली क्या करता है, मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। जब ये स्लोली स्लोली मूव करता है तो जो उसके अंदर जो रॉक्स हैं, जिस रॉक्स के ऊपर ये ग्लेशियर जमा हुआ है, उस रॉक्स को ये स्क्रैप करता है और फिर ये रॉक्स को जो स्क्रैप करता है उसको कहीं डिपॉजिट करता होगा, ठीक है। और एक है टेम्परेचर, यानी कि इरोजन और डिपोजिशन और वेदरिंग। तो इरोजन और वेदरिंग होगा वो एक डिस्ट्रॉयर का काम करता है, सरफेस को तोड़ता है। और जो डिपोजिशनल है ये कहीं पे जाकर के उस जो टुकड़ा होंगे जो ये मालवा क्रिएट करेंगे तोड़ तार के, उसको क्या करेगा, कहीं पे इकट्ठा करेगा, डिपोजिट करेगा। तो ये दो फोर्स इन्वॉल्व है अर्थ के सरफेस में बदलाव लाने में। कौन कौन, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडोजेनिक फोर्स के ऑरिजिन के बारे में। इंडोजेनिक फोर्स के ऑरिजिन के बारे में तो आप यहाँ पे समझ गए कि इंडो का मतलब होता है इनसाइड या इंटीरियर, और जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन, यानी कि द फोर्स विच ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक। लेकिन ये फोर्स जनरेट कैसे होता है अर्थ के सरफेस के अंदर, तो हम लोग पिछले सेशन में इनसाइड आवर अर्थ वाले चैप्टर में पढ़ा और ये पता चला कि जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है। एक क्रस्ट से बना है, मेंटल से बना है और कोर से बना है। जो मेंटल और कोर है ये सेमी मोल्टेन रॉक से बना है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, यानी कि वहां पे रॉक्स है लेकिन वो मोल्टेन स्टेट में है। मोल्टेन स्टेट में है क्यों, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है, वो हाई टेम्परेचर के कारण वहां पे जो रॉक थे वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए। और जो ये रॉक मेल्ट है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और उसी मोल्टेन रॉक में जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, उस मैग्मा में एक करंट जनरेट होता है, सर्कुलर करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या होता है, कन्वेक्शन। और यही कन्वेक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के लिथोस्फीयर को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में तोड़ने में। और जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में हमारा लिथोस्फीयर टूटा हुआ है उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। प्यार से टेक्टोनिक प्लेट बोलो या उसको लिथोस्फीयरिक प्लेट। कैसे टूटता है, जैसे देखो मान लिए ये है हमारा मेंटल और कोर का एरिया, ठीक है। मेंटल और कोर का एरिया ये है, ठीक है। अब इस मेंटल वाले एरिया पे ऊपर क्या होगा, लिथोस्फीयर है। क्या है, लिथोस्फीयर है। और इस लिथोस्फीयर के ऊपर, इस लिथोस्फीयर के ऊपर एक सॉइल की पतली चादर है, पतली चादर है। इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अभी हमने क्या बोला कि जो मेंटल है ये क्या है, मेंटल, ये क्या है, मेंटल है। इस मेंटल में, इस मेंटल के पास क्या है, क्या हो रहा है, इस मेंटल के पास क्या है, तो मोल्टेन रॉक है। मोल्टेन रॉक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ये मोल्टेन रॉक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जिसके कारण यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो गए जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ज़्यादा हीट उपलब्ध होने के कारण, ये जो मेंटल है, मेंटल है जिसके ऊपर हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट टिका हुआ है,
इसमें एक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और ये कन्वेक्शन का जो मूवमेंट होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये कन्वेक्शन का मूवमेंट कैसा होता है, सर्कुलर। जैसे देखो ये मेंटल है, इसमें एक मूवमेंट हुआ, सर्कुलर मूवमेंट। जब इसमें मूवमेंट होगा तो इसका डायरेक्शन होगा, मान लो कि इसका डायरेक्शन अभी ये है, क्या है, ये डायरेक्शन है। अब सर्कुलर मूवमेंट में जब कोई मूव करता है तो उस वेलोसिटी का या उस मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियली लगता है। यानी कि अगर ये वाला जो सर्कुलर मूवमेंट यहाँ पे जो हो रहा है कन्वेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन, जब ये मूवमेंट सर्कुलर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ये जो कन्वेक्शन यानी कि जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, जो कन्वेक्शन जनरेट हो रहा है, अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट को दो डायरेक्शन में क्या करेगी, तोड़ने का प्रयास करेगी। ये वाला जो कन्वेक्शन करंट है लिथोस्फीयर को इधर ढकेलेगी और ये वाला इधर ढकेलेगी। अब बीच में क्या होगा, ये लिथोस्फीयर में क्रैक आना, क्या होगा, क्रैक आना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है ये वाला प्लेट इधर चला आएगा और ये वाला प्लेट इधर चला आएगा और यहाँ पे गैप बच जाए। और इसी गैप से ये जो मैग्मा है हाई प्रेशर के कारण ये कहा क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, वोल्केनो आएगा। क्या आएगा, वोल्केनो आएगा। क्या आएगा, वोल्केनो आएगा। क्या आएगा, वोल्केनो आएगा। कोई दिक्कत है, क्या आएगा, वोल्केनो आएगा। लेकिन अब सोचो कि ये जो कन्वेक्शन का डायरेक्शन है हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, हमेशा सेम तो नहीं रहेगा। अब ये भी हो सकता है इसके साथ साथ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लिए प्लेट यहां तक भी है। अब क्या होगा कि एक करंट जो इधर मूव कर रहा है, अब यहाँ पे जो दूसरा करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। क्या होगा, ऐसे होगा। अब ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो कन्वेक्शन करंट है इस लिथोस्फेरिक ब्लॉक को इधर लेके जा रहा है और यहाँ पे जो लिथोस्फेरिक ब्लॉक है और ये जो कन्वेक्शन है इसको इधर लेके आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो करंट है इस ब्लॉक को इस साइड लेके जा रहा है और ये करंट इस ब्लॉक को इस साइड लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, स्पेस तो है नहीं। अब जो कमजोर होगा या जो मजबूत होगा, जो मजबूत होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, और जो कमजोर होगा वो ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा हाई माउंटेन। क्या बनेंगे यहाँ पे, माउंटेन्स बने। क्या बनेंगे, माउंटेन्स बने। देखो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये मिट्टी का जो सॉइल बना है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे कोई ओशियंस हो या कोई छोटा सा सी हो। अब ये सी में बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे। जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे सेडिमेंट्स क्या होने लगेंगे, फोल्ड होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, फोल्ड होने लगेंगे। तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा फोल्ड माउंटेन बनेगा। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन बनेगा। बात समझ में आया। तो मेन फोर्स जो इंडोजेनिक फोर्स है वो क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर है, वहां पे मोल्टेन रॉक्स है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। वहां पे कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है उस मैग्मा को हॉट होने के कारण, लिक्विड स्टेट में होने के कारण, और उसी
कन्वेक्शन के कारण दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब दूर जाते हैं तो क्या होता है, वोल्केनो आते हैं। और जब दो प्लेट नज़दीक आते हैं तो क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में या हम लोग कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हम सबके लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, अब देखो उसी को जो हमारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पेलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक बीकर लो जिसमें पानी आधा भरा हुआ है और उस पर पेपर का प्लेट लो। अब क्या होगा, उस बीकर को एक हॉट करो, गर्म करो। जब पानी गर्म होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो पेपर प्लेट है ये क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। क्या करना है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और सेम इसी तरह का एक्टिविटी देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा मेंटल है और मेंटल के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। उस हीट के कारण यहाँ पे कन्वेक्शन जनरेट हुआ और इसी कन्वेक्शन जनरेट होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट आ रहा है, कॉन्टिनेंट दूर जा रहे हैं। और जब दो प्लेट यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट दूर जाएंगे तो वहाँ पे वोल्केनो निकलेगा। जब नज़दीक आएंगे तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन होगा, फोल्ड माउंटेन होगा। और कभी कभी क्या हो जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। जब स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे आएगा अर्थक्वेक, क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। कोई दिक्कत है, एंडोजेनिक फोर्स में कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो लिथोस्फीयर है यानी कि द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट, यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो नंबर ऑफ प्लेट में ब्रोकन है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट या उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। आप सरप्राइज होंगे ये जान करके, ये जो प्लेट है यानी कि दिस प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली, यानी कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये स्लोली स्लोली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच, यानी कि फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक साल कुछ मिलीमीटर ये जो प्लेट है क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये इसलिए मूव करते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर मोल्टेन मैग्मा अवेलेबल है। ठीक, मोल्टेन मैग्मा अवेलेबल है एंड द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। और ये जो मोल्टेन मैग्मा है जिसको हम लोग क्या बोले, मोल्टेन मैग्मा है, ये सर्कुलर क्या करती है, मूवमेंट करती है, जिसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक, एज सोन इन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में दिखाया गया था। दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट में मूवमेंट हो रहा है, कॉजेज चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट में मूवमेंट हो रहा है मैग्मा के सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मैनर में मूव करने के कारण, इसी मूवमेंट के कारण अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। यानी कि द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ये जो अर्थ में मूवमेंट आ रहा है इसको फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि व्हिच कॉज देम, क्या है, द फोर्स व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। यानी कि जो फोर्स अर्थ के इंटीरियर में एक्ट कर रहा है, अर्थ के इंटीरियर से ऑरिजिनेट हो रहा है, उसको इंटीरियर फोर्स यानी कि इंडोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रहा है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो हमारा जो लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में ब्रोकन है, टूटा हुआ है। इस प्लेट को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। ये जो प्लेट है ये क्या करता है, मूव करते रहता है फ्यू मिलीमीटर इन एवरी ईयर। ये जो मूवमेंट है किसके कारण है, इसलिए है क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के मेंटल में मोल्टेन मैग्मा है, मोल्टेन रॉक्स है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और ये जो मैग्मा है सर्कुलर मैनर में मूव करती है, जिसको हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और यही करंट रिस्पॉन्सिबल है दो प्लेट को नज़दीक लाने में और दो प्लेट को दूर ले जाने में, जो हम अभी आपको फिगर से समझाएं।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। तो जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेज आ रहे हैं उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है वो दो टाइप के हैं, एक है इंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडोजेनिक पढ़ चुके हैं, एक्सोजेनिक जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी अच्छा से डिस्कस करें। ठीक है। अब देखिए इंडोजेनिक फोर्स जो है ये कभी क्या होता है, सडन मूवमेंट करता है। ठीक। इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट इन द प्लेट, और उसी सडन मूवमेंट के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है। और कभी कभी स्लो मूवमेंट करता है जिसके कारण क्या होता है, माउंटेन्स बिल्डिंग होता है। कोई दिक्कत है? यही इंडोजेनिक फोर्स के कारण अर्थ पे क्या आता है, वोल्केनो आता है, अर्थ पे लैंडस्लाइड होता है, अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, और माउंटेन बिल्डिंग होता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग के द्वारा, यानी कि कभी ब्लॉक माउंटेन बनेगा तो कभी फोल्ड माउंटेन बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है अभी तक फोर्स को समझने में, इंडोजेनिक फोर्स को समझने में? नहीं। तो इंडोजेनिक फोर्स क्या है? तो इंडोजेनिक फोर्स वैसा फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर से क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। क्यों ऑरिजिनेट होता है? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा अवेलेबल है, यानी कि मोल्टेन रॉक अवेलेबल है, और ये जो मैग्मा है सर्कुलर मैनर में मूव करती है, और ये जो सर्कुलर मूवमेंट है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और इसी कन्वेक्शन के कारण दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दो प्लेट एक दूसरे के दूर जाते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्या है। वोल्केनो। वोल्केनो क्यों आता है? अभी हमने आपको बताया कि जब ये मूवमेंट जो होता है, जो ये मूवमेंट होता है, और ऊपर हमारे पास क्या है, लिथोस्फीयर है, और ये लिथोस्फीयर डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में क्या है, टूटा हुआ है। मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, दूसरा प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। कोई दिक्कत है? अभी हमने क्या बोला कि अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा अवेलेबल है, और वहां पे हाई टेम्परेचर भी है और हाई प्रेशर भी है। और जो हाई प्रेशर के कारण कभी कभी ये जो मैग्मा है सोचती है कि हम कहीं से बाहर निकल जाए, यानी कि अपना प्रेशर रिलीज करना चाहती है, लेकिन करेगी कैसे? ऊपर तो एक लेयर है लिथोस्फीयर का, लेकिन ये जो लेयर है टूटा हुआ है, तो उसको मूव करना बहुत ही आसान काम है। तो ये जो मैग्मा अवेलेबल है अर्थ के मेंटल में, ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। तो एक सर्कुलर मैनर मान लो ऐसे है और दूसरा ऐसे, डायरेक्शन देखना, एक ये इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन। जब सर्कुलर मैनर इस डायरेक्शन में होगा तो जो लिथोस्फीयर पे, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि दोनों प्लेट क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। जब ये प्लेट दूर जाएंगे तो यहाँ पे गैप मिलेगा, और इसी गैप से क्या निकलेगा हमारा, बोलो, मैग्मा निकलेगा, जिसको हम लोग अर्थ के सरफेस पे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब मैग्मा अर्थ के अंदर है तो मैग्मा ही बोलेंगे, और जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लावा। लावा ये कब निकलेगा, जब वोल्केनो आएगा, जब ये वोल्केनो आएगा। अब दूसरा मूवमेंट होगा, जब मान लीजिए यहाँ पे ये वाला मूवमेंट है तो यहाँ पे मान लेते हैं इधर से मूवमेंट, क्या है, ये मूवमेंट। अब देखो कि यहाँ पे कुछ गैप अवेलेबल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ओशियंस होंगे या बहुत सारे बड़े लैंडफॉर्म होंगे। अब जब ये वाला फोर्स इधर लगेगा तो यहाँ पे ये मूवमेंट इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे अब ये दोनों लिथोस्फेरिक प्लेट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और इस गैप के अंदर जो सेडिमेंट अवेलेबल है वो सारे सेडिमेंट को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, बोलो, माउंटेन में। फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, माउंटेन में, माउंटेन में। तो जो ये लिथोस्फीयर का दूर जाना, जो यहाँ पे वेंट यानी कि ओपनिंग ऑफ अर्थ हो रहा है, इसी ओपनिंग ऑफ अर्थ से जो हाई प्रेशर के कारण ये मैग्मा बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। यानी कि अ वोल्केनो इज अ वेंट,
यानी कि ओपनिंग। वोल्केनो इज अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। वोल्केनो क्या है? अर्थ के क्रस्ट में ओपनिंग है। किसके कारण? थ्रू व्हिच किसके कारण? तो इंडोजेनिक फोर्स के कारण। एंड थ्रू दिस वेंट मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। और इसी वेंट के कारण जो अर्थ में ओपनिंग हो रहा है, इसी ओपनिंग से क्या होता है? मोल्टेन मटेरियल इरप्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। और इस वोल्केनो के साथ साथ क्या निकलता है? तो बहुत सारे गैस और ऐश निकलते हैं, लावा निकलता है, गैस ऐश लावा निकलता है। अभी आपने देखा होगा इथोपिया में एक 12,000 साल पहले या 1200 साल पहले का एक वोल्केनिक फील्ड था, वहां से वोल्केनो अभी इरेप्ट हुआ है, और वहां से जितने भी ऐश थे वो उड़ के कहाँ पे आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। इंडिया में आ रहा है, और दिल्ली में पोल्यूशन उसके कारण और बढ़ गया है। ठीक, तो किसके कारण? वहां से जो ऐश और गैस निकलते हैं। ठीक, तो जो ये वोल्केनो बना, तो यहाँ पे एक नया लैंडफॉर्म बन गया। क्या बन गया? नया लैंडफॉर्म बन गया, जिसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन बोल सकते हैं। यहाँ पे बनेगा, इस वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर बन जाएगा क्रेटर, यानी कि जहां से वोल्केनो इरप्ट हुआ, सोचो कि ये वाला मूवमेंट है, यहाँ पे एक ऐसा गोल खाई बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। और इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि जब वोल्केनिक इरप्ट हुए बहुत टाइम हो गया है, तो इसमें वाटर भर जाता है, यानी कि पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और जब ये बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रेटर लेक, क्रेटर लैक्स। ठीक ना? तो क्रेटर बनता है। फिर वेंट होता है, यानी कि ओपनिंग ऑफ द अर्थ। फिर ये जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसको हम लोग लावा बोलते हैं। और ये हमारा मैग्मा चेम्बर है, स्टेनोस्फीयर या मेंटल के आसपास येलो कलर का जो दिखा रहा है, ये क्रस्ट है। जब हाई प्रेशर बनेगा तो क्या करेगी? ये जो मैग्मा अंदर अवेलेबल है वो निकलने का प्रयास करेगी, और जहां से निकलेगी उसको हम लोग वेंट यानी कि ओपनिंग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट का। और इसी अर्थ क्रस्ट से क्या निकलेगा? मोल्टेन मटेरियल निकलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और यहाँ पे एक हमारा लैंडफॉर्म अर्थ के ऊपर जनरेट होगा, तो हम लोग वोल्केनिक माउंटेन बोलेंगे या लावा प्लेटू बोलेंगे। तो क्या बनेगा? वोल्केनिक माउंटेन बनेगा, नहीं तो लावा प्लेटू बनेगा। लावा प्लेटू कब बनेगा? वोल्केनिक माउंटेन कब बनेगा? तो वोल्केनिक माउंटेन बनेगा जब जो लावा निकल रहा है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा, वहीं पे क्या होते जाएगा? इकट्ठा होते जाएगा। और जो मोल्टेन लावा है, जो लावा है वो अगर थोड़ा सा लिक्विड हो, यह थोड़ा सा लिक्विड है, यानी कि ज़्यादा डेंस नहीं है, तो वो ज़्यादा दूर तक क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। जैसे जैसे ट्रेवल करेगा तो वहाँ पे लेयर बाय लेयर क्या होगा? जमते जाएगा, सॉलिडिफाई होते जाएगा। वहाँ पे फिर एग्नियस रॉक बनेगा, वो भी एक्सट्रोसिव वाला। हमारे देश में डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन प्लेटूज है, तो एक लावा प्लेटूज है। कोई दिक्कत है? तो एक नया लैंडफॉर्म बना, किसके कारण? इंडोजेनिक फोर्स के कारण। वो कौन सा? वोल्केनिक माउंटेन या लावा प्लेटूस। वोल्केनिक माउंटेन और लावा प्लेटूस। दूसरा देखते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? तो अचानक जब प्लेट में शिफ्ट होते हैं, जब अचानक प्लेट शिफ्ट होते हैं इंडोजेनिक फोर्स के कारण, तो हमारा जो अर्थ के जो क्रस्ट है उस पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये कैसा फोर्स है? तो सडन फोर्स, सडन इंडोजेनिक फोर्स, जो अचानक आएगा, प्लेट में शिफ्ट होगा, और वहाँ के जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, वो क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। पढ़ो, अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग एंड ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट beneath द क्रस्ट। जो क्रस्ट के अंदर, यानी कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, उस प्लेट में जब सडन मूवमेंट आएगा, सडन मूवमेंट आएगा, तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट होगा वो क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा, शेक करने लगेगा, उसमें ट्रेवलिंग आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलेंगे। ठीक जहां पे प्लेट शिफ्ट हुआ, यानी कि जहां से अर्थक्वेक ऑरिजिन हुआ अर्थ के अंदर से, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। क्या बोलते हैं उसको? फोकस। कोई पूछेगा कि अर्थक्वेक का फोकस कहाँ पे होता है, तो जहां पे प्लेट शिफ्ट किया, जहां अर्थ के अंदर, जहां पे प्लेट में शिफ्ट आया अर्थ के अंदर, तो वहां पे हम लोग फोकस बोलेंगे।
और फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे, फोकस अर्थ के अंदर और फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे क्या बोलेंगे उसको, एपी सेंटर बोलेंगे। यानी कि मान लो कि ये प्लेट है, इस प्लेट में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ किसी भी कारणवश, और यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये ऊपर वाला पार्ट, जब ये प्लेट मूव हुआ तो जहां पे मूवमेंट आया उसको हम लोग फोकस बोलेंगे, और उसके जस्ट ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। क्या बोलेंगे उसको, एपी सेंटर। जब अर्थक्वेक आता है, इस अर्थक्वेक से डिफरेंट टाइप्स के वेव निकलते हैं जिसको हम लोग सेस्मिक वेव बोलते हैं। पहला होता है प्राइमरी वेव, पी वेव, जो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर है एस वेव, सरफेस वेव, या इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं, जो एक ट्रांसवर्स वेव है। एक होता है एल वेव, लॉन्ग वेव या सरफेस वेव। ये क्या है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव। क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव। तो एक होता है पी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक एस वेव होता है जो ट्रांसवर्स वेव होता है, और एक होता है एल वेव जिसको हम लोग सरफेस वेव भी बोलते हैं। अब आप बताइए कि इन तीनों वेव्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आगे अभी हम लोग को पढ़ना है, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत है अर्थक्वेक में? तो अर्थक्वेक जब आएगा तो उसके कारण लैंडस्लाइड होंगे। क्या होंगे, लैंडस्लाइड होंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी में देखते हैं, द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करते हैं तो अर्थ का जो सरफेस है ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और ये जो वाइब्रेशन होता है ये ट्रेवल करता है ऑल राउंड, यानी कि उस प्लेट के चारों तरफ। क्या होगा, चारों तरफ। जैसे देखो, सॉरी, जैसे देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ प्लेट में, जस्ट उसके ऊपर एपी सेंटर, एपी सेंटर। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो सेस्मिक वेव है केवल ऊपर ही ट्रेवल करेगा, वो सेस्मिक वेव वहां चारों तरफ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये इतना जो एरिया है ये क्या है, अर्थक्वेक जोन एरिया। ठीक है, तो क्या करेगी, चारों तरफ वाइब्रेट करेगी। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अब देखो, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जगह को, उस प्लेस को हम लोग फोकस बोलते हैं। और फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। और फिर इसी एपी सेंटर से जो वेव होगा चारों तरफ क्या होगा, मूव करेगा, मूव करेगा। और जो एरिया एपी सेंटर के नजदीक रहेगा वहां पे डैमेज ज्यादा होगा, और जो जितना दूर होगा वहां पे डैमेज उतना ही कम होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ पे कुछ मशीनें हैं, जैसे कि एक मशीन है रिचर स्केल। रिचर स्केल, रिचर स्केल क्या करता है, अर्थ के इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो अर्थ का इंटेंसिटी अगर 6 से ज़्यादा है तो हायर माना जाता है, और अगर 7 है तो फिर पूछो मत, तबाही मचा देगा। क्या मचा देगा, तबाही। ठीक ना, अगर 6 है और 7 के बीच में, अगर 7 के बाउंड्री पे है 6.7 6.8, बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। 7 के ऊपर तो बातें छोड़ दो, 7 के अगर नज़दीक भी है 6.5 6.6 6.7, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। भुज में यानी कि गुजरात में एक बार भूकंप आया था, वहाँ पे 6.7 या 6.8 रिचर स्केल पे मेजर किया गया इंटेंसिटी, और वो इतना तबाही मचाया था कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक होता है सिस्मोग्राफ जो क्या करता है, अर्थ क्वेक को मेजर करता है, और रिचर स्केल अर्थ क्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो हमारा इंडोजेनिक फोर्स है, इंडोजेनिक फोर्स है, इससे क्या क्या बना, इससे बना माउंटेन, दो टाइप के, फोल्ड
और ब्लॉक। फिर क्या बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स, फिर बनेगा प्लेटूस, प्लेटूस। और ये प्लेटूस दो होंगे, एक होगा जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनेगा यानी कि इंडोजेनिक फोर्स से बनेगा, इंडोजेनिक फोर्स से बनेगा यानी कि खास करके कब, जब प्लेट टेक्टोनिक से। दूसरा हो सकता है एक लावा प्लेटू होता है, लावा प्लेटू होता है जो वो वोल्केनिक एक्टिविटी से मैग्मा से बनेगा, लावा से बनेगा। और एक होता है इरोजन के द्वारा जो एक्सोजेनिक फोर्स से बनता है। फिर बनेगा रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। तो ये जो लैंडफॉर्म है जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेज लाएंगे, क्योंकि हमारा अर्थ के सरफेस प्लेन तो नहीं है ना, उस पर डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म है। ये लैंडफॉर्म जितने भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, ये किसके कारण बनेगा, कौन से फोर्स के कारण बनेगा, इंडोजेनिक फोर्स के कारण बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्स पे। तो अभी हमने आपको बताया एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सो यानी कि आउट ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स। और इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो, विंड, टेम्परेचर, और लास्ट में क्या है, आइस यानी कि ग्लेशियर। क्या है, ग्लेशियर। कोई दिक्कत है। यहाँ पे जो एक्सोजेनिक है इसमें ये फोर्स है। वाटर फ्लो कब होगा, रिवर के द्वारा। रिवर में जब वाटर फ्लो करेगा अपने आसपास के क्रस्ट को यानी कि अर्थ के सरफेस को इरोड करेगी, और इरोड करेगी तो वहां पे कुछ नए नए लैंडफॉर्म बनेंगे। एक इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेगा। इरोजनल कब बनेगा, जब वहां के सरफेस को क्या करेगी, तोड़ करके ले जाएगी, वहां के मिट्टी को बहा करके ले जाएगी, तो इरोजनल लैंडफॉर्म। अगर उस जो सेडिमेंट को वहां से कैरी करके ले गई, जो इस सरफेस को क्या करी, तोड़ ताड़ करके ले गई, जो भी ले गई, तो उस मटेरियल को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी। उस डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। विंड, अभी हमने बताया विंड से डेजर्ट्स एरिया में अलग लैंडफॉर्म बनेंगे, क्योंकि वहां पे जो डेजर्ट्स में जो सैंड्स हैं वो सैंड्स क्या होते जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे। अगर कोई माउंटेनियस एरिया है, वो माउंटेनियस एरिया में बहुत तेज हवा चल रहा है, और वो जो रॉक्स है वहां पे जो बने हुए हैं, रॉक्स अगर मान लिए कहीं कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है, तो विंड सॉफ्ट रॉक्स को क्या करेगी, बहा करके लेके जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि अगर कोई स्टोन है और वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, रात में बहुत कम टेम्परेचर हो रहा है, तो उस स्टोन में, उस रॉक्स में एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक दिन वो क्या हो जाएगा, रॉक्स टूट जाएगा। तो वहां पे टेम्परेचर रिस्पॉन्स। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है, तो फ्रोजन रिवर है। क्या है, फ्रोजन रिवर है। और ये जो फ्रोजन रिवर है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण वो क्या करता है, स्लोली स्लोली मूव करता है। जब वो स्लोली स्लोली मूव करता है तो वो क्या करता है, वहां के सरफेस को स्क्रैप करती है। जब स्क्रैप करती है तो उसके साथ साथ वहां पे क्या करेगा, बड़ा बड़ा भी स्टोन आएगा, बड़ा बड़ा रॉक्स भी आएगा, और छोटा छोटा रॉक्स भी आएगा। फिर वो क्या करती है, मूव करते 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 वहां के एरिया को क्या करेगी, गड्ढा कर देगी, वहां पे माउंटेन बन, वहां पे क्या होगा, एक लेक बन जाएगा, ग्लेशियर लेक बन जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा, जो सेडिमेंट स्क्रैप करके क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसको कहीं पे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, तो वहां पे ग्लेशियर मोरेन बनेगा। तो ये जो भी एजेंट्स हैं यहाँ पे, वो क्या है, एक एक्सोजेनिक फोर्स है जो क्या करता है, अर्थ के सरफेस को चेंजेस करते हैं, अर्थ के सरफेस में बदलाव लाते हैं। कहीं रिवर वैली वैली बनेगा, कहीं ऑक्सबो लेक बनेगा, कहीं मियंडरिंग होगा रिवर का, मियंडरिंग होता है, बता रहे हैं क्या होता है, मियंडरिंग होगा। फिर कहीं डेल्टा बनेगा यानी कि रिवराइन आइलैंड बनेगा,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म बनेंगे जो हमारे अर्थ के सरफेस को क्या करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे। अब आते हैं मेजर लैंडफॉर्म, किसके कारण, तो एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। देखिए, द लैंडस्केप बीइंग कंटिन्यूअसली ऑन अवे का मतलब तोड़फाड़ करना, ऑन अवे बाय द टू प्रोसेस। जो हमारा लैंडस्केप है, यानी कि जो लैंडस्केप या लैंडफॉर्म इंटीरियर फोर्स के द्वारा बनाया गया, माउंटेन प्लेटूज, उसको अब क्या करना है, तोड़ना है। तो ऊपर से ही ना तोड़ा जाएगा, माउंटेन तो नीचे होता नहीं है, ऊपर होता है। लेकिन उस माउंटेन को कौन तोड़ेगा, तो एक्सोजेनिक फोर्स तोड़ेगा। वो विंड हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो ग्लेशियर हो सकता है, बात समझे, या टेम्परेचर हो सकता है। तो ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व है अर्थ के ऊपर जो लैंडस्केप बना इंडोजेनिक फोर्स के कारण, तो उसको तोड़ने में या तोड़ने के लिए दो प्रोसेस है, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग और इरोजन, जो वेदरिंग होता है वो किसी एक प्लेस पे होता है बिना उस मटेरियल के मूवमेंट में मूव कराए। जैसे कि सोचो कि यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है। अब इस एरिया में जहाँ पे ये स्टोन है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस स्टोन में क्या होगा बताओ, एक्सपेंशन आएगा। फिर अचानक टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जब ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक पीरियोडिक और कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो फिर इस स्टोन में, इस रॉक्स में क्या होने लगेगा, क्रैक होने लगेगा। पूरे प्रोसेस में ये रॉक कहीं मूव नहीं किया है, रॉक अपने प्लेस पे है, लेकिन ये रॉक हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के कारण, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के कारण वहीं पे क्या हो गया, टूट गया। हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, वेदरिंग बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। सोचो कि मान लिए एक रिवर बना, रिवर बना तो रिवर, मैक्सिमम रिवर कहाँ से निकलते हैं, माउंटेन एरिया से निकलते हैं। ठीक, माउंटेन इतना ऊपर ऊपर माउंटेन है, हिमालय कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, बहुत ऊपर। जब रिवर माउंटेन से उतरेगी, वहां पे माउंटेनियस रीजन में उस रिवर के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, बहुत ज्यादा, और उस एनर्जी के कारण रिवर के बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ देती है या अपने साथ फ्लो करके लेके जाती है। और तुम्हें पता नहीं होगा, जैसे ही तुम इस माउंटेनियस रीजन से कोई रिवर अगर नीचे आ रही है और माउंटेनियस रीजन के जस्ट नीचे आओगे, यहाँ पे उतरोगे, तो तुमको बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टोन दिखाई देगा। और जो रिवर होगा ना, वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, रिवर इस स्टोन के, इस पत्थर के नीचे से फ्लो कर रही होगी। रिवर वहाँ पे विलुप्त हो गई सरफेस के नीचे, लेकिन वहाँ पे स्टोन है। तो ये स्टोन कहाँ से आया, तो रिवर के द्वारा लाया गया। लेकिन जो छोटे छोटे स्टोन है, उस स्टोन को इस रिवर ने क्या किया, फ्लो करके अपने साथ लेके चली गई। लेकिन कब तक लेके जाएगी, यहाँ पे वो जवान थी, यहाँ पे बूढ़ी हो जाएगी रिवर। जब बूढ़ी होगी तो अपने साथ जो भी उसके सर पे लोड है, वो सारे लोड को एक जगह डिपॉजिट करेगी, जहाँ पे डेल्टा बनेगा। जैसे ब्रह्मपुत्रा और गंगा के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया गया, सुंदरबन डेल्टा। तो कैसे बना सुंदरबन, तो रिवर के जो इरोजनल करने के बाद जो सेडिमेंट्स थे, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के बाद। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स को तोड़ना अर्थ के सरफेस पे। और इरोजन क्या होते हैं, तो इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड आइस। विंड, वाटर एंड आइस, ठीक है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर एंड विंड और आइस एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, फिर कहीं डिपोजिट कर दिया जाएगा। और दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो दो प्रोसेस है एक्सोजेनिक में, एक है इरोजन, दूसरा है डिपोजिशन। इरोजन कहाँ पे होगा, किसके द्वारा होगा, विंड, वाटर और ग्लेशियर के द्वारा। वाटर में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो अपने साथ मटेरियल को फ्लो करके लेके जाएगी, उसको एरोड करेगी। अगर कोई सरफेस क्या है, सॉफ्ट है, अगर सरफेस सॉफ्ट है तो वहां के मटेरियल को क्या करेगी, इरोड करके लेके चली जाएगी। फिर कहीं पे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो रिवर के द्वारा दो टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे, एक इरोजनल लैंडफॉर्म,
दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। वैसे ही विंड है, विंड क्या करेगा, इस जिस एरिया से ब्लो करके जा रहा है, ब्लो कर रहा है, यानी कि विंड जा रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उस रॉक्स के सॉफ्ट मटेरियल को क्या करेगी, इरोड करके यानी कि अपने साथ फ्लो करके लेके चली जाएगी। जब लेके जाएगी तो कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगी, यहाँ पे डिपोजिट करेगी तो वहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और जहाँ पे इरोड करेगी तो इरोजनल लैंडफॉर्म। तो दो टाइप के लैंडफॉर्म। सबसे फेमस जो लैंडफॉर्म है वो है मशरूम रॉक्स। क्या है? मशरूम रॉक्स, जो एक एओलियन लैंडफॉर्म है, AEOLIAN, एओलियन लैंडफॉर्म। किसके द्वारा बनता है? तो विंड के द्वारा। और सबसे फेमस कौन सा है? मशरूम रॉक। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट दिया हुआ है। द थाउजेंड ऑफ ए स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल है, और जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स। और कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है। कौन सा? एंजल फॉल, सबसे हाईएस्ट वाटर। दूसरा कौन सा है? नाइजेरिया फॉल। कहाँ पे है? लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड नाइग्रा फॉल, सॉरी नाइग्रा फॉल कहाँ पे है? कनाडा और यूएसए में, यूएसए में है। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल है। फिर विक्टोरिया फॉल है, वो कहाँ पे है? जैम्बिया और जिम्बाब्वे में, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। तो ये जो लैंडफॉर्म है, जो वाटरफॉल है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म में ही बनेगा। माउंटेनियस एरिया से जब ये रिवर क्या करेंगी, फ्लो करेंगी, तो अगर वहाँ का रॉक्स बहुत ही स्ट्रांग है, तोड़ नहीं पाया रिवर, तो वह नीचे गिरेगी, डाउनवार्ड गिरेगी, तो वहाँ पे क्या बनता है? वाटरफॉल बनता है। तो दुनिया का हाईएस्ट फॉल कौन सा है? एंजल फॉल। उसके बाद कौन सा है? नाइग्रा, फिर है विक्टोरिया। तो नाइग्रा फॉल कहाँ पे है? इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। एंजल वेनेजुएला में है, यानी कि साउथ अमेरिका में है। और विक्टोरिया जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, यानी कि अफ्रीका में है। आइए हम देखते हैं रिवर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनाया गया उसको। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर है रिवर में, वो आसपास के लैंडस्केप को क्या करती है? इरोड करती है, यानी कि अपने साथ आसपास के मटेरियल को क्या करती है? कैरी करती है, तोड़ ताड़ के। फिर क्या होता है? व्हेन द रिवर टम्बल्स एट ए स्टीप एंगल, जब ये रिवर क्या करती है? एक स्टीप एंगल से नीचे गिरती है, तो वहां पे क्या बनाता है? वाटरफॉल बनता है। और ये नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि वहां पे जहां से ये फ्लो कर रही है, वहां पे हार्ड रॉक है, वेरी हार्ड रॉक है, जो उस रिवर ने तोड़, जो स्टीप वैली बनेगा, वहां पे क्या बनेगा? स्टीप वैली। और उसी स्टीप वैली पे क्या बनेगा? वाटरफॉल बनेगा। ऐसा नहीं है कि बस केवल वाटरफॉल बन गया, ठीक। अब जहां पे वाटरफॉल बनेगा, तो देखो यहाँ पे गिरेगा ऊपर से, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो नीचे वाले सरफेस को तोड़ देगा। तो आर्म चेयर जैसा एक एरिया बन रहा है, देख रहे हो? तो एक आर्म चेयर लैंडफॉर्म बनेगा। एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, जो किसने बनाया? वाटरफॉर्म ने बनाया। तो केवल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना ही लैंडफॉर्म नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में लैंडफॉर्म हम लोगों को अभी पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा। लेकिन कब? क्लास 11th में, ठीक है। तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रही है, क्या करेगी? अपने साथ जो सॉफ्ट रॉक है उसको तो इरोड कर देगी, लेकिन हार्ड रॉक को इरोड नहीं करेगी। नहीं कर पाई तो एक स्टीप वैली बनेगा, जहां पे ये वाटरफॉल करेगा। जो वाटरफॉल करेगा तो वाटरफॉल कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो जब रिवर प्लेन एरिया में घुसती है, वहां पे उसके पास सेडिमेंट बहुत ज्यादा होता है, सेडिमेंट ज्यादा होता है, और वो एक आसान रास्ता ढूंढती है जहां से वो क्या हो? आसानी से फ्लो करे, उसे ज्यादा बल नहीं लगाने पड़े वाटर को, यानी कि वहां के लैंडस्केप को इरोड करने। तो वो क्या करेगी? टेढ़ा मेढ़ा मूव करना स्टार्ट करेगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं मियंडरिंग। जब ये मियंडरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगी। और जहां पे ये कटेगी, देखो ऐसे ये कट गई, और जहां पे ये कटा वहां पे ऑक्सबो लेक बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सबो लेक बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सबो लेक, ठीक। फिर इस रिवर में क्या आएगा?
फ्लड आएगा, फ्लड में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, उस सेडिमेंट को क्या करें, एलुवियल डिपोजिट उसको बोलते हैं, वो सारे अपने फ्लड प्लेन एरिया में डिपोजिट करेगी। तो एक लैंडफॉर्म और बना, कैसा, फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन कैसा लैंडफॉर्म है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। फिर वो क्या करेगी, एक लेविज क्रिएट करेगी। लेविज क्रिएट करने का मतलब रिवर फ्लो कर रही है, जितना, अब मान लीजिए एक फ्लड के समय रिवर के पास एनर्जी ज़्यादा होता है, तो अपने साथ ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और वहाँ के सारे मटेरियल को क्या करेगी, लेके चल जाएगी। लेकिन जैसे ही फ्लड खत्म होगा तो रिवर में वाटर का अमाउंट खत्म हो जाएगा, तो एक निश्चित एरिया में, एक डिफिनिट एरिया में से क्या होगी, वो फ्लो करके जाएगी। लेविज इतना चौड़ा होगा, लेकिन वाटर का मेन रास्ता ये होगा, फ्लड प्लेन आएगा, फ्लड आएगा तो पूरा एरिया को कवर करके जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है, द रिवर एंटर द प्लेन, ट्विस्ट एंड टर्न, लार्ज बेंड फॉर्म मीएंडर। जब रिवर प्लेन एरिया में मूव करती है, रन करती है, तो अपने एरिया में ट्विस्ट लाती है, बहुत ज़्यादा टर्न लाती है। क्यों, तो ढूंढती है आसान रास्ता, सॉफ्ट रॉक ढूंढती है, सॉफ्ट एरिया ढूंढती है जहाँ पे वो आसानी से जिसको क्या करे, फ्लो करके लेके चली जाए। तो जो ये टर्न और ट्विस्ट फॉर्म बना रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीएंडर। तो मीएंडरिंग ऑफ रिवर होता है कहाँ पे, तो खास करके प्लेन एरिया में, और ये रिवर के यंग स्टेज में नहीं होगा, मैच्योर स्टेज। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मीएंडर। जब ये जिस मीएंडरिंग एरिया से ये क्या करी, फ्लो कर रही है, अब देखो यहाँ पे आई, इधर आएगी तो इधर डिपोजिट करेगी मटेरियल। लेकिन अगर ये मीएंडरिंग बहुत ज़्यादा होगा तो कभी कभी क्या होगा कि एक के बेर जो रिवर है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेगी, ज्वाइंट करेगी, यहाँ पे ज्वाइंट करेगी। तो यहाँ पे देखोगे कि एक लेक टाइप का बन जाएगा, इस लेक को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फिर अपने साथ जो ये सेडिमेंट कैरी करके लेके जा रही है, तो कहीं डिपोजिट करेगी, तो वहाँ पे क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, तो वहाँ पे डेल्टा बनेगा। तो आइए एक बार अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब रिवर प्लेन एरिया में इंटर करती है, तो वो रिवर ट्विस्ट और बहुत ज़्यादा टर्न लेती है, जिसको हम लोग मीएंडरिंग बोलते हैं, कि रिवर का मीएंडरिंग हो रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन। मीएंडर के साइड पे जब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन होगा, तो यहाँ पे ये मूव कर रही है, ये मूवमेंट क्या करेगी, एक बार ऐसे डायरेक्ट रिवर ऐसे फ्लो करने लगेगी, और यहाँ पे ये वाला एरिया अलग छूट जाएगा, जैसे यहाँ पे छूटा हुआ है। तो ये जो एरिया अलग छूटेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। एट द टाइम रिवर फ्लो इन इट्स बैंक, दिस लीड द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरिया। जब ये रिवर अपने बैंक में वाली फ्लो कर रही है, तो कभी कभी जब फ्लड आएगा, ये फ्लड एक बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में आएगा और अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स लाएगा, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगा, और जहाँ पे ये सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगा वहाँ पे बनेगा फ्लड प्लेन, जो बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। लेकिन जब फ्लड आता है, तो जहाँ से रिवर फ्लो करेगी वो एरिया क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, और आसपास के एरिया थोड़ा सा ऊपर होगा। रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है वो एरिया नीचे और ऊपर, और उसी ऊपर के क्या करती है, फ्लड प्लेन बनता है। रिवर गड्ढा में ही है, नीचे है, और प्लेन क्या है, ऊपर है, ऊपर है। तो जो ये गड्ढा बना और जो रिवर नीचे फ्लो कर रही है, ऊपर जो एक एरिया बनेगा उसको हम लोग लेविज बोलेंगे, और ये लेविज जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लेविज है। फिर हम लोग यहीं पे सीढ़ी बना के घाट बना देते हैं, रिवर फ्रंट बना देते हैं अच्छा से। ठीक है, तो द रेज्ड बैंक्स, जो बैंक रिवर का जो फ्रंट है, जो ऊपर में उठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविज बोलते हैं। और फिर लास्ट में जहाँ पे ये रिवर है समुद्र में मिलेगी, ओशियन में मिलेगी, तो वहाँ पे इसका जो वाटर का फ्लो होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, और वो अपना सेडिमेंट वहीं पे डिपॉजिट करती है। फिर उसी ओशियन के आसपास एक डेल्टा का निर्माण होगा। क्या बनेगा, डेल्टा का निर्माण होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समुद्र में मिल रही है, यहाँ पे पानी का फ्लो कम हो गया, तो ये जो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी देख रहे हो, ये वो एरिया है जहाँ से पानी को फ्लो करने में क्या हो रहा है,
आसान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब रिवर के पास ज़्यादा एनर्जी बचा ही नहीं है। मान लो कि ये अपने ओल्ड एज में है, और ओल्ड एज में किसके पास कितना एनर्जी होता है हम सबको पता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगी, एक आसान रास्ता ढूंढेगी। अब देखो यहाँ पे एक टुकड़ा मिल गया, एक टुकड़ा यहाँ पे मिला, एक टुकड़ा यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ पे। ये भी एक अलग टाइप का क्या है, लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब आते हैं वेव के द्वारा, जो सी वेव, समुद्र में जो वेव्स क्रिएट होते हैं, जो टाइड्स आते हैं, उसके कारण जो लैंडफॉर्म बनता है। तो उसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे देखो मान लीजिए समुद्र के ओशियन के नजदीक में यानी कोस्टल एरिया में एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर है, ये रॉक्स का ब्लॉक है। सी वेव आएगा, बार बार इस ब्लॉक से टकराएगा। बार बार जब ये ब्लॉक से टकराएगा तो क्या करेगी, तोड़ेगी, इसको तोड़ने का प्रयास करेगी, तोड़ते जाएगी, तोड़ते जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा सी केव्स। क्या बनेगा, सी केव्स बनेगा। और कभी कभी ऐसे ही तोड़ते, क्योंकि वो तो प्रोसेस कंटिन्यूअस है, इरोड करते जाएगी, इरोड करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी। तो क्या होगा कि ये जो केव है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ब्लॉक को पूरा क्या कर देगी, आर पार कर देगी, एकदम पानी अब इस पार से उस पार जाएगा, इस पार से उस पार। तो इसको बोलते हैं सी आर्चेज। क्या बोलते हैं, सी आर्चेज। आर्क एरिया में जो हमारे गेट होते हैं ऐसे स्क्वायर टाइप का, तो सी आर्चेज बोले। लेकिन कभी कभी ये भी होगा कि तोड़ते 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 इधर वाला ब्लॉक अलग हो गया, इधर का ब्लॉक अलग हो गया। अब ये जो ब्लॉक बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे, सी स्टैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, मान ले कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो ऐसे है, क्या है, ऐसे है। अब जो वेव आ रहा है, जो वेव आएगा वो इस एरिया को इरोड करेगी, तो यहाँ के मटेरियल को लेके जाएगी, फिर आएगी मटेरियल को लेके जाएगी, फिर मटेरियल को लेके जाएगी। तो कुछ दिन बाद ये एरिया पूरा, ये वाला पार्ट ओशियन में मिल जाएगा, और वहाँ का जो कोस्टल रीजन होगा वो एक ऐसे एकदम वर्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्टिकल। तो इसको हम लोग बोलेंगे सी क्लिफ। क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। तो 3 टाइप के लैंडफॉर्म बना, नहीं कि तीनों नहीं है। पहला सी केव, सी आर्चेस, और लास्ट स्टेक, और बना सी क्लिफ, सी क्लिफ। ठीक, सी केव, स्टेक और सी क्लिफ, आर्चेज, ये बनता है लैंडफॉर्म किसके द्वारा, तो वर्क ऑफ सी वेव के द्वारा। पढ़ो अब क्वेश्चन, एनसीईआरटी को पढ़ो। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो टकराएगा वेव, तो ऐसा नहीं हो कि एक बार में ही आर पार हो जाएगा, इतना भी एनर्जी नहीं है। तो धीरे धीरे तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा, तो फिर आर पार हो जाएगा। आर पार हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सी आर्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी आर्च बोलेंगे। और कभी कभी क्या हो जाएगा, कैसे ही तोड़ते 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 पूरे ये वाला ब्लॉक को इधर अलग कर देगी, ये वाला ब्लॉक अधर हो जाएगी। वहां पे जो लैंडफॉर्म बनेगा, जो एक सिंगल ब्लॉक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेक बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सी कैफे बन रहा है, बार बार आएगी, टकराएगी, आएगी, टकराएगी, आएगी। कोई दिक्कत है, पढ़ते हैं कैसे बनता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो सी वेव के द्वारा जो इरोजन और डिपोजिशन होता है, उससे हमें बनता है कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव क्या होता है, तो जो सी वेव होते हैं वो कंटिन्यूसली कोस्टल एरिया को स्ट्राइक करते हैं। जब कोस्टल एरिया पे आसपास जो रॉक्स है उसको स्ट्राइक करेगा, तो उसमें क्या डेवलप होगा, क्रैक डेवलप होगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्रैक क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा, या उसमें एक हॉलो बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी कैप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी कैप्स। ये जो केव है बड़ा होते जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और जो उसका वेव है, रूफ है, वो केवल बच जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल रूफ बच जाएगा। और यहाँ का जो केव है वो खत्म। केव क्या होता है, एक साइड से ब्लॉक होता है, दूसरा साइड से घुसने का रास्ता होता है। और केव जब आर पार हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी
आर्चेज, क्या बनेगा? सी आर्चेज। और जब ये केव का रूफ भी टूट जाएगा तो क्या बनेगा? स्टेक, क्या बनेगा? स्टेक। कोई दिक्कत है? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर। अगर कोस्टल एरिया क्या है, एकदम वर्टिकल है, शुरू में नहीं था, पहले ऐसे था, ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे सीवेव आएगा, यहाँ के कुछ एरिया को लेके जाएगा, फिर धीरे 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 ले जा करके क्या करेगा? तो केवल एक वर्टिकल कोस्टल एरिया छोड़ेगा, जो एकदम वर्टिकली राइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी क्लिफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी क्लिफ बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्लेशियर, वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रोजन रिवर बोलेंगे या रिवर ऑफ आइस बोलेंगे। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां के आसपास के सॉइल्स को, स्टोन को क्या करता है? वो स्क्रैप करता है। जब स्क्रैप करता है तो वहां पे क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? एक डीप हॉलो क्रिएट हो जाएगा, जहां पे ग्लेशियर लेक बन सकता है। क्या बनेगा? ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक बनेगा। ठीक, अब जो वो कार्व आउट किया, क्रेविंग किया, स्क्रैच किया वहां के सरफेस को, तो उसके साथ कुछ मटेरियल तो निकलेगा, और जब वो मटेरियल को डिपॉजिट करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लेशियल मोरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लेशियल मोरेन बोलेंगे। ठीक ना? तो अभी हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है ग्लेशियल मोरेन के बारे में। आगे हम लोग क्लास 11th में बहुत ही डिटेल में डिफरेंट टाइप के ग्लेशियल रेनफॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड में सबसे मशहूर यानी कि फेमस हमें क्या पढ़ना है? मशरूम रेक। क्या बोलेंगे? मशरूम रॉक्स। फिर हमें पढ़ेंगे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स, ठीक है। देखो, जब डेजर्ट्स एरिया में विंड बहुत तेजी से ब्लो करेगा, जब ये बहुत तेजी से ब्लो करेगा तो अपने साथ साथ उधर के जो विंड या डस्ट है, यानी कि जो सैंड्स है, उसको भी तो ब्लो करके लेके जाएगा। जब वो ब्लो करके ले जाएगा तो विंड को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, और जहां पे डिपॉजिट करेगा वहां पे क्या बनेगा? सैंड ड्यून्स बने। क्या बनेंगे? सैंड ड्यून्स बने। कोई दिक्कत है? और ये जो सैंड ड्यून्स है, ये नहीं कि फिक्स है, इस सैंड ड्यून्स भी इरोड होंगे विंड के द्वारा, और फिर उसको कहीं पे कहीं ले जाके क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट करेगा, यानी कि वो जो सैंड ड्यून्स है वो क्या हो जाएंगे? कहीं कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। थार डेजर्ट में जाओगे तो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा बड़ा, और वो सैंड ड्यून्स जो है एक दिन में शिफ्ट भी कर जाती हैं अपना प्लेस से। दूसरा है मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स कैसे बनता है? सोचो कि एक ब्लॉक है यानी कि एक रॉक्स है, रॉक्स का ऊपर वाला जो मटेरियल है ये हार्ड है, और नीचे वाला क्या है? सॉफ्ट है। अब क्या करेगी? जब विंड आएगा तो इस रॉक से टकराएगा, टकराते टकराते क्या करेगी? जो सॉफ्ट रॉक्स हैं उसको तोड़ते जाएगी, तोड़ते जाएगी, तोड़ते जाएगी। तो ऊपर लास्ट में जो हमारा लैंडफॉर्म बचेगा वो कैसा होगा? एक ऐसा करके ऐसा लैंडफॉर्म बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।